बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक वाक्य से ही क्रिया का अर्थ पूर्ण होता है। क्रिया की किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता या अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ प्रकट हो जाता है। तो आइए अब हम क्रिया को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द विकारी होते हैं। बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता है। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, और यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्रिया का निर्माण: क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अर्थात क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख धातु में ना जोड़ने से लिखना, पढ़ में ना जोड़ने से पढ़ना इत्यादि। हिंदी में मूल धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में प्रत्यय जोड़कर भी क्रिया का निर्माण होता है। जैसे शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, चमक से चमकाना इत्यादि। क्रिया के भेद: क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। आइए अब हम सर्वप्रथम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद होते हैं। पहली अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया: अकर्मक अर्थात कर्म रहित या कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं पाया जाता और न ही कर्म की अपेक्षा होती है तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, शेर पेड़ के नीचे बैठा है, पक्षी उड़ रहे हैं, राधा सोती है, हरि हंसता है। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है और इनमें कोई कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न अवश्य करना चाहिए। सकर्मक क्रिया: सकर्मक अर्थात कर्म के साथ जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े। जैसे राधा बाल सुखा रही है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा है, माली पौधों को सींच रहा है, गणेश पुस्तक पढ़ता है। इन सभी वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है।
अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। पहचान के लिए हमें यहाँ क्रिया से पहले क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में यदि कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ प्राप्त हो तो वह क्रिया का कर्म होता है, अर्थात क्रिया सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, नवीन नारियल खरीद रहा है, किरण कपड़े सिलती है। इन उदाहरणों में पुस्तक, नारियल तथा कपड़े कर्म हैं। पढ़ी, खरीद रहा है तथा सिलती है क्रिया का फल सीधा कर्म पर पड़ रहा है और तीनों वाक्यों में एक एक ही कर्म है, अतः यहाँ एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया, वाक्य में जिन सकर्मक क्रियाओं के एक साथ दो दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्याम ने भाई को पुस्तक दी, अभिषेक ने दीपिका को उपहार दिया। यहाँ दोनों वाक्यों में एक साथ दो दो कर्म आए हैं। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि एक कर्म मुख्य होता है तथा दूसरा आश्रित होता है। मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म के बाद आता है। इसी प्रकार मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है जबकि गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। गौण कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया के बारे में जान लेना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इनके बारे में नहीं जान लेंगे तब तक प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आइए हम सबसे पहले मुख्य क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध एक पद में कराने वाले शब्दों को कहते हैं। जैसे श्याम ने फिल्म देखी, नौकरानी ने झाड़ू लगाई, विवेक ने चाय पी, मैं जयपुर गया इत्यादि। सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है। जैसे हमने पुस्तक पढ़ी थी, सीता ने गाना गाया था, कारीगर कालीन बुन रहा है, अतिथि घर में बैठे हैं। यहाँ थी, था, रहा है तथा है मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, इसलिए ये सहायक क्रिया हैं। हम यह कह सकते हैं कि प्रायः मुख्य क्रिया अन्य क्रियाओं से पहले आती है, जबकि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होती है। आपने मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया को ठीक से समझ लिया होगा। आइए अब हम प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ते हैं। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया तथा सजातीय क्रिया। पहली संयुक्त क्रिया, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है
ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं, अर्थात मुख्य क्रिया के अर्थ में नवीनता लाती हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, सोनिया दवाई खा रही है, राधे ने मिठाई खा ली होगी। दूसरी नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणात्मक आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से बात से बतियाना, टक्कर से टकराना, लोभ से लुभाना, झूठ से झुटलाना। सर्वनाम शब्दों से अपना से अपनाना, मैं से मिमियाना। विशेषण शब्दों से मोटा से मुटियाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, लालच से ललचाना, तोतला से तुतलाना। अनुकरणात्मक शब्दों से थप थप से थपथपाना, गुनगुन से गुनगुनाना, खटखट से खटखटाना, दन से दनदनाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, टिमटिम से टिमटिमाना इत्यादि। तीसरी प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। यहाँ उपर्युक्त वाक्यों में करवाता तथा पढ़वाता प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। पहला प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देने वाला होता है, दूसरा प्रेरित कर्ता जो प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करता है। चौथी पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है। जैसे चोर सामान चुराकर भाग गया, व्यक्ति ने भागकर बस पकड़ी, मानसी खाकर सोने चली गई, गरिमा घर आकर खेलने जाएगी। इन वाक्यों में चुराकर, भागकर, खाकर तथा आकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये मुख्य क्रियाओं से पहले घटित हो रही हैं। पांचवी आज्ञार्थक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है। जैसे तुम सब विद्यालय चले जाओ, आप जरा शांत बैठो, आप पानी लीजिए, सारे देशवासी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करें। छठवीं सजातीय क्रिया, जिस वाक्य में कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, इसमें लड़ाई एवं लड़ी की मूल धातु लड़ना एक ही है। इसी प्रकार अन्य और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हमने पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी, प्रौढ़ों ने पढ़ाई पढ़ी, दर्जी ने कपड़ों की सिलाई सिली इत्यादि। हिंदी व्याकरण में अब हमारा क्रिया का अध्याय पूर्ण होता है। आशा है आपको क्रिया ठीक प्रकार से समझ में आई होगी। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो को अवश्य लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद।